घर में लूटपाट हुई है और सजनी को जान से मार दिया गया है। ये सुनते ही सजनी के माता पिता दौड़ते हैं और जब ये वो देखते हैं तो उनका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। सजनी के पिता को डाउट होता है कि ऐसा कौन सा चोर होगा जो कि पंखे से लटका के मार देगा और शरीर पे कोई भी चोट के निशान नहीं। हेलो दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसमें कातिल ने खुद पुलिस वालों को बोला कि आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे। एक ऐसा केस जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने पुलिस से कह के खुद सारी इन्वेस्टिगेशन कराई। 14 फरवरी 2003 को अहमदाबाद में एक सजनी नाम की औरत की हत्या हो जाती है। पूछने पे बताया गया कि ये खून कुछ चोर घर में चोरी करने आए थे उस टाइम हुई। जब पुलिस आई और सारी इन्वेस्टिगेशन हो ही रही थी कि उसके अगले दिन उस सजनी का पति भी भाग जाता है, लेकिन कहाँ ये किसी को भी नहीं पता होता। अब पुलिस पे दो बर्डन थे, एक तो इस केस का और दूसरा सजनी के पति को ढूंढने का। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस एक साल के अंदर 6 लाख कॉल्स की इन्वेस्टिगेशंस करती है। बहुत से लोगों से पूछताछ की जाती है और पुलिस की कई टीम कई सालों तक सजनी के पति को ढूंढने में लग जाती है। 15 साल के बाद जब ये सच्चाई सामने आती है तो सब हैरान हो जाते हैं कि कोई इतना मास्टरमाइंड कैसे हो सकता है। इस केस में पुलिस वालों का काम इतना वेल डन था कि आखिर खुद कातिल भी ये पूछने पे हैरान हो गया कि तुमने आखिर मुझे ढूंढा कैसे। 14 फरवरी 2003 को अहमदाबाद में रहने वाले ओके कृष्ण के पास एक फोन आता है। फोन पे उनके दामाद तरण कुमार जिनराज बोलते हैं, जिसका रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है और वो फोन पे बोलता है कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है। मौत की खबर सुनते ही सजनी के पिता सारे रिश्तेदार को लेके उसके घर जाते हैं। वहां जाके वो देखते हैं कि घर में सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है और सामने उनकी बेटी की लाश जिसके गले में एक दुपट्टा बंधा हुआ है। सजनी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहां जाने से पहले ही सजनी दम तोड़ देती है और अब तक अहमदाबाद पुलिस को भी खबर हो जाती है। पुलिस टीम क्राइम सीन पर आते ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्राइम ब्रांच का कुत्ता बार बार तरुण पे ही भौंक रहा होता है। एक बार तो पुलिस वालों को शक होता है कि कहीं इस केस में तरुण का हाथ तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से तरुण रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है उस हिसाब से तो पुलिस उन पे शक नहीं कर पाती। तरुण की हालत ज्यादा खराब होने के कारण उसको भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, लेकिन तरुण 15 फरवरी 2003 को अगले दिन ही हॉस्पिटल से भाग जाता है और पुलिस वालों को तरुण का कहीं भी पता नहीं चलता। लेकिन अब पुलिस वालों को पूरा यकीन हो जाता है कि इस केस में तरुण का ही हाथ है। सजनी का मर्डर 2003 में हुआ था और इधर 2006 आ जाता है, लेकिन सजनी का कुछ भी पता नहीं चलता। हार कर सजनी के पिता इंसाफ मांगने के लिए नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं। पहले तो 2-3 बार में उनको उनसे मिलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन एक दिन उनको नरेंद्र मोदी जी से मिलने का मौका मिल जाता है। जब मोदी जी ये सारी कहानी सुनते हैं तो वो गुजरात के आला पुलिस को बुलाकर एक मीटिंग रखते हैं और सारी फाइल्स को दोबारा खोलकर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहते हैं। और 2006 में इस केस को दोबारा खोला जाता है, दोबारा फाइल्स को खोला जाता है और सारी जांच पड़ताल शुरू की जाती है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्वाइंट कमिश्नर AR शर्मा को दी जाती है। साल पे साल बीतते जाते हैं, लेकिन कोई भी कामयाबी हाथ नहीं मिलती, यहाँ तक कि ऑफिसर्स भी चेंज होते रहते हैं। अब साल आता है 2012। अब ये जांच DP प्रधान के अंडर में शुरू होता है और ये बिल्कुल शुरू से सब कुछ जांच करते हैं। पहले तो वो इस केस से जुड़े सभी शख्स का इतिहास देखते हैं। पुलिस कई हजार लोगों के प्रोफाइल की जांच करती है, सबके नंबर्स की कॉल डिटेल, मैसेजेस सब कुछ निकाले जाते हैं, लेकिन इस बार भी किसी भी आदमी का कनेक्शन तरुण से नहीं मिल रहा होता। अब वो तरुण की माँ अनम्मा और उसके भाई के ऊपर कॉल ट्रेस लगाती है, लेकिन वहाँ से भी कुछ हाथ नहीं आता। अब पुलिस वाले जहाँ पे तरुण की माँ रह गई होती है वहीं पे भेस बदल कर रहने लग जाते हैं और बहुत ज्यादा पड़ोसियों के साथ घुल मिल जाते हैं। यहीं पे पड़ोसी उनको कुछ खास इंफॉर्मेशन देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि इस बुड्ढी अम्मा के 2 बेटे हैं, जिसमें से एक अहमदाबाद रहता है और एक साउथ इंडिया में। ये जानकारी बहुत सी चीजें सॉल्व करती है। अब पुलिस वाले सारी निगरानी अनम्मा पे ही बनाए रखते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि अनम्मा कभी कभी केरल जाती है और ये पता चलता है कि केरल जाने के बाद वो बैंगलोर भी जाती है, लेकिन अनम्मा बैंगलोर क्यों जाती है? अब पुलिस वाले अनम्मा के मोबाइल नंबर को सर्विलेंस पे डाल देते हैं। कई दिनों तक भी अनम्मा के मोबाइल पर कोई भी इम्पोर्टेंट कॉल आता जाता नहीं दिखाई देता। एक दिन मेहनत कामयाब होती है और अनम्मा के मोबाइल पे एक दिन अननोन नंबर से एक कॉल आता है। जब इस नंबर की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये नंबर किसी निशा परवीन के नाम से रजिस्टर्ड है। कुछ ही दिनों बाद एक लैंडलाइन नंबर से अनम्मा के फोन पे फोन आता है,
ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। जब इस लैंडलाइन नंबर की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये बेंगलोर के एक मल्टीनेशनल कंपनी का नंबर था। उस कंपनी का नाम ऑरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था। जब पुलिस वाले इस कंपनी में पहुंचती है तो इस कंपनी में 40,000 वर्कर्स का डाटा निकलता है। पुलिस सभी का डाटा चेक करती है, लेकिन इसमें से किसी का नाम भी तरुण नहीं होता। अब पुलिस वाले तरुण की फोटो लेके कंपनी के आसपास खड़े हो जाते हैं घर के कपड़ों में, और ऑफिस जाने वाले एक एक आदमी पे नजर रखते हैं। और एक दिन एक पुलिस वाले को सेम फोटो वाला आदमी कंपनी के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है। जब पुलिस वाला उस व्यक्ति की डिटेल कंपनी से पता करता है तो उसमें पता चलता है कि ये तरुण नहीं, जो बल्कि वहाँ पे काम करने वाला परवीन पटेल है। अब पुलिस वालों को पता चल जाता है कि तरुण यहाँ पर अपनी पहचान बदल कर रह रहा है। अब एक पुलिस वाले को सिविल ड्रेस में उसके कैबिन में भेजा जाता है। इस दिन तरुण नाइट ड्यूटी पे था और वो पुलिस वाला सीधा उसे कैबिन में जाकर कहता है, हेलो मिस्टर तरुण। 15 सालों में पहली बार किसी ने उसको इस तरुण नाम से बुलाया था। उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। तरुण की पहचान होते ही वो पुलिस वाला सारी टीम को इन्फॉर्म कर देता है और वो पुलिस वाला कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, चुपचाप मेरे साथ चलो। अब तरुण बिना कुछ कहे चुपचाप उनके साथ चल देता है, लेकिन वो एक बात जरूर पूछता है कि तुम मुझे ये बता दो कि आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे। 25 अक्टूबर 2018 को तरुण को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पुलिस वाले तरुण से 15 साल पहले मरी सजनी के बारे में पूछते हैं। अब तरुण बताता है कि घर में कोई चोरी नहीं हुई थी, बल्कि वो उससे शादी करके खुश नहीं था। मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, बस घर वालों की वजह से मैंने शादी की थी। मैं इस शादी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला था कि मैं वैलेंटाइन पे तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा, और उस दिन मैंने सजनी को दुपट्टे से गला दबाकर मार दिया और घर का सारा सामान इधर उधर फेंक दिया ताकि किसी को शक ना हो। और बाद में जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया तो उसने भी शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि मैंने अपनी पत्नी को जान से मार दिया है। उसके बाद तरुण बताता है उसके बाद वो भोपाल में रह रहे अपने दोस्त परवीन बटेले के पास जाता है। परवीन बटेले कॉलेज के दिनों में तरुण का जूनियर हुआ करता था। वो वहाँ जाके परवीन को बोलता है कि मुझे बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, मेरे पास घर नहीं है, पैसे नहीं है, तो क्या तुम मुझे कोई जॉब दे सकते हो। ये सब सुनकर परवीन अपने ही इंस्टीट्यूट में उसको एक इंग्लिश टीचर की जॉब दे देता है। धीरे धीरे तरुण परवीन का पर्सनल कंप्यूटर यूज करने लग जाता है और उसके स्कूल के और जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब अपने नाम पे स्कैन कर लेता है और परवीन बटेले की पहचान से जीने लगता है। पासपोर्ट और सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो परवीन बटेले के नाम से बनवा लेता है। 2012 में वो बेंगलोर आता है और सारे नकली डॉक्यूमेंट्स दिखाकर उस कंपनी में जॉब करने लग जाता है। 2012 में वहीं पे वो एक निशा नाम की लड़की से मिलता है, उसको झूठ बोलता है कि मेरे माता पिता मर चुके हैं और उससे शादी कर लेता है और उसकी शादी से उनको 2 बच्चे भी होते हैं। अब ये जितनी भी सारी बातें पुलिस सुनती है उसके बाद तरुण को जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल तो तरुण जेल में है और वो अलग अलग अदालतों में बेल की मांग करता रहता है। जब ये केस अहमदाबाद पुलिस ने सोल्व किया तो खुद प्रधानमंत्री ने उनकी प्रशंसा की। इस कहानी से ये तो सीखने को मिलता है कि जीवन साथी ढूंढने के समय कोई भी चूक नहीं करनी चाहिए। आज के टाइम में आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। धन्यवाद।